जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित जी सब पर। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आपके साथ में कुछ पंक्ति साझा करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ पसंद आए। कुछ काम कर, जग में अपना नाम कर, वक्त ना बेकार कर, खुद को तू तैयार कर, ना लड़ सके हालातों से तो खुद पर तू धिक्कार कर, तू मारा है हालातों का, खुद पर एक एहसान कर, कुछ काम कर, जग में अपना नाम कर। इन्हीं पंक्तियों के साथ दोस्तों अपना सेशन शुरू करते हैं। बिना वक्त गवाए हम मुद्दे की बात बताऊँ सीधा दोस्तों। मेरे पास कई साथियों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। सर, हम 2-3 सवालों के बहुत मेजर थे जो हर कोई लगभग सभी पूछ रहे थे मेरे से कि सर, एक तो टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें स्कोर नहीं होता, उससे डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन से पढ़ाई नहीं हो पाती, तनाव में चले जाते हैं कभी कभार। दूसरा, हम राजस्थान जी की याद नहीं हो पाती हमसे, बहुत कोशिश करते हैं, लगता है कि याद हो रही है, लेकिन जब टेस्ट सीरीज देते हैं तब वो स्कोर कवर नहीं कर पाते, तो ऐसा लगता है कि हम बहुत चीज़ें भूल रहे हैं। तीसरा दोस्तों, कि हम कितना टारगेट लेके चले कि हम कट ऑफ के दायरे में आ सकें। ये तो खैर भविष्य गर्भ में दोस्तों, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ नहीं जाएगी, उसके पीछे कई फैक्टर काम करते हैं। कितने पद आए हैं, पेपर का स्तर क्या रहा, वो सब फैक्टर काम करते हैं। लेकिन हम एक मोटा मोटा टारगेट लेकर चल सकते हैं कि हम कितना स्कोर की उम्मीद लेके चले, कितने स्कोर लाने की तैयारी में चले कि हमारी जीत सुनिश्चित हो सके, और हमें बाद में ये सोचना ना पड़े कि हमारा कितना स्कोर कम रहा। तो इन सभी मुख्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपके लिए कुछ कारगर सिद्ध हो सके। ठीक है दोस्तों, हम अपना सेशन शुरू करते हैं। पहले दोस्तों बात मैं लेता हूँ राजस्थान जी के ऊपर। राजस्थान जी की याद नहीं होती। कई हमारे बहनों के भाइयों के मैसेज आ रहे थे, सर राजस्थान जी खूब पढ़ते हैं लेकिन हमें वो याद नहीं हो रही। तो उसके पीछे दोस्तों 2-3 वजह हो सकती है। कंटेंट से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। कंटेंट तो आपको वैसे भी दे दो, 80 to 90% हर कोई कंटेंट आपको एग्जाम में कवर करवाने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है दोस्तों उसके कंटेंट को पढ़ने वाले के ऊपर, वो किस तरीके से उसको पढ़ रहा है, किस तरह से उसको मैनेज कर रहा है दोस्तों। आप सिर्फ कंटेंट को एक बार पढ़ते हैं, पढ़ के छोड़ दिया आपने, आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपके दिमाग में सहज हो पाया। आपने 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, लेकिन आपने किस तरह से पढ़ा उसको, क्या आपने उसका मनन किया, या फिर आपने केवल पढ़ करके छोड़ दिया, या फिर आपने किताब उठाई, उसकी अंडरलाइन की, एक एक लाइन पढ़ी, उसको छोड़ दिया। वो एक अच्छा तरीका नहीं हो सकता दोस्तों। उससे आपको ये तो लग सकता है कि आपने पढ़ लिया, लेकिन वो आपको याद नहीं होगा। पढ़ने का असली मतलब होता है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसे बहुत गहनता से पढ़ा, उस किताब को बंद किए, आँख को बंद किए, और उस थियरी को अपने माइंड में घुमाना। उस थियरी को आप जब जब अपने माइंड में घुमाते हो तो वो आपकी रिकॉल होती रहती है और सेव होती रहती है। पढ़ना काफ़ी नहीं होता दोस्तों, उसको मनन करना पड़ता है बार बार। जब भी आप फ्री बैठे हैं तो उन टॉपिक्स के बारे में जो आपने पूरे दिन भर में पढ़े हैं, उनको आँख बंद करके मनन जरूर करें उन चीज़ों का। जब आप मनन करते हैं तो मनन करना मतलब चीज़ों को सेव करना स्टोरेज के अंतर्गत। वो एक प्रोसेस होती है दोस्तों, और वो ज़रूरी होती है बहुत। मनन बहुत ज़रूरी है, पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, उसका गुणा, पढ़ा कितना और गुणा कितना, कहावत होती है दोस्तों, पढ़ा कितना और गुणा कितना। तो आपने पढ़ तो खूब लिया, लेकिन उसको गुणा ही नहीं, उसको मनन ही नहीं किया, तो कैसे याद रहेगी चीज़ें। और एक बार पढ़ने से चीज़ें याद नहीं होती, 2 बार में भी याद नहीं होती, क्योंकि हमारा दिमाग उतना स्तर का है नहीं कि हम चीज़ों को बस देखें और कैचअप कर ले। होते हैं कुछ लोग जो गॉड गिफ्टेड होंगे, हम नहीं है ऐसे। हमें एक एक टॉपिक को 5-5, 6-6 बार निकालना पड़ेगा, आंखों से निकालना पड़ेगा, उसके दिमाग में रिकॉल करना पड़ेगा, हमें मनन करना पड़ेगा बार बार, तब जाके चीज़ें याद हो पाती है। और किसी टेस्ट सीरीज के भरोसा आप ये अंदाजा ना लगाएं कि आपको टॉपिक याद है या नहीं। आप उठाएं पीवाईक्यूज को देखें, अगर आपको सवाल सॉल्व हो रहे हैं, यकीनन आप सही रास्ते पे हैं। टेस्ट सीरीज के भरोसे ना बैठिए, कि टेस्ट सीरीज वाले कोशिश करते हैं, वो ऐसे ऐसे प्रश्न ढूंढ के लाते हैं, पता नहीं कहाँ से उनका स्तर होता है, समझ नहीं आता। तो ये चीज़ें राजस्थान जी को आप पढ़े एक बार, पढ़ने के बाद उसके तुरंत बाद उसको आंख बंद करके उसको मनन करें। तीसरा काम, उसको रफली पेज में उतारे। ऐसे नहीं कि एज इट लाइन उतारे, मतलब एज इट लाइन, उसको दिमाग में याद रखो, और उसके की पॉइंट रफ में फेरते रहें बस। आप छोटे छोटे की पॉइंट्स बनाए उसके, जिससे कि आपको उन की पॉइंट्स को देखते ही आपको चीज़ें याद आ जाएं। ठीक है साथियों, तो ये होता है एक बेस्ट तरीका याद करने का। पढ़ो, मनन करो, लिखो। पढ़ो, मनन करो, लिखो, बार बार ये 3 प्रोसेस आप अपना लिए तो ये दिन आपको कोई चीज़ कभी नहीं भूलोगे आप। हम भी तो पढ़ते हैं, आपसे ज़्यादा किताब पढ़ते हैं फिलहाल, वो चीज़ याद भी रहती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, पूरी तो कंटेस्ट याद नहीं होती, लेकिन जब आप ऑप्शन दिखेगा आप तुरंत कर दोगे उसको, और हमें ऑप्शन देख के ही करना है, हमें ऑप्शन पे ही डिपेंड रहना है। आपको वहाँ पर RS मेंस नहीं है आपका, UPSC मेंस नहीं है आपका, जो आपको बिल्कुल एज इट इज़ लाइन लिखनी है। आपको की पॉइंट्स याद रहने चाहिए, और आप ऑप्शन देखोगे तुरंत आप उसको क्लिक कर दोगे। इतना विश्वास रखो अपने ऊपर, ऐसा होता ही है दोस्तों। तो आपको 3 काम करने, कोई टॉपिक पढ़ा आपने, उसके बाद उसके तुरंत क्या करना, उसका मनन करना है। मनन करने के बाद उसको रफली लिखना है।
ये 3 काम जब भी पढ़ो आप किसी टॉपिक को, जब भी करना ही करना है। इन तीनों प्रोसेस के गुजरने के अलावा आपके पास याद करने को चारा नहीं दोस्तों, कि आप देखते याद हो जाए। देखते याद हो रहा है आपको, किसी का दिमाग इतना अच्छा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका दिमाग बहुत एवरेज है, हमारी तरह ही है, तो हम तो यही करते थे, किस चीज़ को पढ़े, उसको दिमाग में रिकॉल किया, उसको मनन किया, उसके बारे में सोचा, उसकी फिल्म क्रिएट की दिमाग के अंतर्गत, उसकी पिक्चर क्रिएट की, उसको रफ पेज में उसको उतार दिया, रफली उतार दिया। ऐसे नहीं कि आपको सजा के उतारना है, पूरा नोट्स उतारने, रफली उसके की पॉइंट्स उतार दिए, जिससे कि आप की पॉइंट्स देख के आपको वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए दिमाग के अंतर्गत। आपके शरीर में 5 इंद्रियाँ होती है और पांचों की पांचों इंद्रियाँ कुछ ना कुछ कारगर होती है। आप आंखें एक इंद्रिय, वो देख के पढ़ती है, कान सुन के पढ़ते हैं, हाथ तो आपकी त्वचा ही, स्किन, ये आपको रफ कार्य करना, आपको लिख लिख के याद करना, उसमें काम आएगी। तो तीनों इंद्रियाँ आपकी जब तक एक साथ रूप से कार्य करेगी तभी आपको चीज़ें याद हो पाएंगी दोस्तों। ठीक है साथियों, तो राजस्थान जी के जब भी पढ़े 3 काम करें, पढ़ना है, मनन करना, उसको लिखना है। और आपको लगता है कि चीज़ आपको याद होगी, लेकिन उसके बाद भी उन चीज़ों को आंखों से निकालते रहो बार बार। कोई भी टॉपिक पढ़ो आप, जब तक आप जितनी ज़्यादा आंखों से निकालोगे वो पेज आपके दिमाग में सेव होते रहेंगे, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको दिखेगा कि कौन से पेज पर कहाँ क्या लिखा हुआ था। वो तभी पता लग पाता है जब आप बहुत ज़्यादा उसको डीपली पढ़ते हैं, उसको बार बार उस चीज़ों को देखते हैं। भले ही आप उसको रटो मत, भले उसे आप बोलो मत, बोल के याद मत करो, लेकिन 2-3 बार रिविजन होने के बाद उन चीज़ों की आंखों से निकालते रहो। जितनी ज़्यादा बार आंखों से निकलेगी उतनी ज़्यादा उसकी इमेज क्रिएट होगी दिमाग के अंतर्गत। ठीक साथियों, ये तरीका हो गया आपका राजस्थान जी के पढ़ने का। 3 चीज़ बताई मैंने, पढ़ना, मनन करना और लिखना। ये तीनों आपको काम करने हैं, जब भी आपको चीज़ें बहुत सही तरह से याद हो पाएगी। और 1 बार नहीं करना, 2 बार नहीं करना, 3 बार नहीं करना, 4 बार नहीं करना, 5 बार करो, 6 बार करो, जब तक आपको चीज़ें याद ना हो जाए तब तक करते रहो। और अपने आप को चेक करने के लिए PYQ सॉल्व करो, पुराने प्रश्न उठाओ। अगर वो आपसे आसानी से सॉल्व हो पा रहे हैं, कुछ एक प्रश्न आप अटकते हैं, तो यकीनन आपकी तैयारी ठीक जा रही है दोस्तों। ठीक साथियों, ये हो गया पर राजस्थान जी की पढ़ने का तरीका। दूसरी बात बताता हूँ मैं, टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे दोस्तों। एक बात देखिए, टेस्ट सीरीज जब आप देते हो तो आपको ये चेक करना कौन सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज दे रहे हो, और उस टेस्ट सीरीज का क्या स्तर वाकई में आपके एग्जाम के स्तर का है। क्या वो टेस्ट सीरीज आपके सभी नियमों का उस स्तर का पालन कर रही है जो टेस्ट सीरीज बना रहा है। नहीं होता ऐसा, आमतौर पर नहीं होता। टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न बनते हैं, जो कोचिंग वाले प्रश्न बनते हैं, आपको बताता हूँ सच्चाई क्या होती है उसकी। हमारे पास भी कई ऑफर आते हैं, हमें ऑफर देते हैं कि एक प्रश्न के 1 रुपये 2 रुपये, ऐसे वो प्रश्न बनवाते हैं आप जैसे हम जैसे बच्चों से वो प्रश्न बनवाते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि सारे दिन बैठ के प्रश्न बनाते रहे। वो प्रश्न खरीदते हैं, तो अब हमें थोड़ी पता है हमारा स्तर क्या है, पेपर किस स्तर से बनता है। वो तो एक तो पेपर बनाए हम, एक बनाए प्रोफेसर्स, तो वो तो उन मापदंडों का पूरी तरह उपयोग करते हैं, लेकिन हम थोड़ी करते हैं। हमें तो जो कठिन लगता है, जो हमें नहीं आ रहा होता है, हम उसको डालते हैं। तो कोचिंग वाले क्या करते हैं, उन प्रश्नों को डालने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर वो एग्जाम के स्तर का भी नहीं है और वो पूछा भी नहीं जा सकता। वो खोद के लाएंगे, पता नहीं कहाँ से खोद के लाते हैं उन प्रश्नों को, उन्हें कौन लिख के देता वो, और वो चेक नहीं करते उनके स्तर को। वो बस प्रश्न आए, उन्होंने उनको प्रिंट निकाला और डाल दिया बस। बच्चे अब डिप्रेशन में जाओ चाहे से वो किसी में जाओ, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और वो कोशिश करते हैं जो नोट्स उन्होंने लिखवाए हैं उनमें से ज़्यादा प्रश्न देने की, जिससे कि वो ये शो ऑफ कर सके कि उनके पढ़ाई में से आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने उनका पढ़ा या नहीं पढ़ा तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। वो उनका एक आधार बिंदु होता है और एक धंधा होता है दोस्तों कोचिंग वालों का। और मैं आपसे कहता हूँ अगर आपको अपनी तैयारी जांचनी है तो आप ओल्ड PYQ सॉल्व करें। बार बार बोलता हूँ, दिशा लिया है, कौटिल्य लिया है, जो भी आपकी ओल्ड PYQ आती है जिसमें हर टॉपिक वाइज प्रश्न आते हैं, तो उन सभी को आप निकालें और वो प्रश्न आपसे आसानी से हल हो रहे हैं तो यकीनन उस स्तर का ही पेपर आएगा। प्रश्न चेंज हो सकते हैं, ऑप्शन से प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन स्तर वही रहेगा दोस्तों। टेस्ट वाला स्तर नहीं चलता। टेस्ट में पेपर को प्रोफेसर नहीं बना रहे, टेस्ट में जो आपके कोचिंग वाले देते हैं वो प्रश्न बनाते हैं उनके स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर, या फिर हम जैसे कुछ लोग जो प्रश्न बनाने बैठ जाते हैं वहाँ पर। उनको कोई अंदाजा नहीं है कि पेपर का स्तर क्या होता है। उन्होंने बस उनको तो ये है कि उनको अच्छे से प्रश्न देने हैं, कठिन प्रश्न देने हैं, जिससे कि बच्चे अटक जाएं। तो उस टेस्ट से में नंबर नहीं आने से आपको डिप्रेशन में नहीं आना। मैं ये भी नहीं करता कि आप टेस्ट मत दो, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट लेकिन इसलिए मत दो कि आपको आपके नंबर चेक करने। टेस्ट आपको इसलिए देना है कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट चेक करना है कि आप उस 2.5-3 घंटों में वो अपना पूरा पेपर बहुत सहूलियत से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कितने नेगेटिव मार्किंग आपकी जा रही है, कितने आप नेगेटिव मार्किंग को रोक पा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना। उसमें बस आपको पूरे 150 प्रश्न नहीं करने। आप ये सोचो मुझे अपनी एक्यूरेसी चेक करनी, मुझे 100 ही प्रश्न करने, लेकिन मुझे ये देखना है कि मेरे 100 प्रश्नों में मेरे किस हद तक प्रश्न सही हुए। आप 50 प्रश्न करो, लेकिन 50 प्रश्नों में आप ये चेक करना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। 50% में से आपके कितने % सवाल सही हो रहे हैं, वो आपकी एक्यूरेसी चेक करनी है आपको टेस्ट सीरीज से। या फिर आपको चेक करना अपना टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने उस नियत टाइम में अपना पूरा पेपर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब आप
टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं तो आपका एक अलग कॉन्फिडेंस होता है एग्जाम हॉल के अंतर्गत। क्योंकि एग्जाम हॉल में आप बैठ के आपका अगर वहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठा तो आपको आता हुआ पेपर भी आप डिप्रेशन के चलते गलत करके आ जाओगे। ये स्वाभाविक सी बात है, मानवीय प्रवृत्ति होती है। वो चीज़ें मेंटेन करने के लिए आपको टेस्ट देना है बस। टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं जा रहे, और अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि आप क्या होता है, पेपर आपको दिखता तो आप सोचते हो कि 3 में से 1 है, कर दो, तुक्के मार दो। तो वो तुक्कों से बचने के लिए आपको एक मैनेजमेंट चाहिए, आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए, वो आप टेस्ट आपको करके देगा। मार्क्स चेक नहीं करने, मार्क्स चेक नहीं करने। मैंने तो एक भी टेस्ट नहीं दिया, मैंने सिर्फ 2-3 मॉडल पेपर दिए थे उत्कर्ष के, वो भी सिर्फ इसलिए कि मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट चेक करना था। मैं घड़ी लगा के बैठता हूँ कि 2.5-3 घंटे में मैं अपना पेपर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, और मेरी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। और वो भी मैंने लास्ट टाइम पे दिया था, बस जब 1-2 महीने, 1 महीना 1.5 महीना बचा था जब दिया था वो भी, वरना मैंने सिर्फ PYQ सोल्व किया। और PYQ के ही इस तरह का पेपर आपको बनता है दोस्तों। कुछ 1% टाइट आते हैं, वो किसी से नहीं होते, उनसे कट ऑफ नियत नहीं होती है। आप हार्ड प्रश्नों से पीछे नहीं हटते, आप सरल प्रश्नों को गलत करने से पीछे हटते हो। ये ध्यान रखिए इस बात को हमेशा। आप जब सरल प्रश्न आता है आप उसको तरीके से पढ़ नहीं पाते, आप या तो ओवर कॉन्फिडेंट या फिर अंडर कॉन्फिडेंट, इस चक्कर में उस प्रश्न को गलत कर देते हैं, जिससे कि आपका स्कोर अपने आप डाउन हो जाता है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है, टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो आप सिर्फ ये चेक करोगे आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, आपका टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। मार्क्स चेक करने के लिए नहीं, मार्क्स चेक करने के लिए आप PYQ सॉल्व करो जितना हो सके। एक कर डिसाइड कर दिया तो कोटे लेके भी ले आओ, कोटे लेकर दिया तो किसी और के भी ले आओ, लेकिन PYQ सॉल्व करो। जितना ज़्यादा PYQ सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा दोस्तों। क्योंकि आपका स्तर 10वीं 12वीं तक का स्तर होता है, उतने ही स्तर का पूछते हैं वो, आपसे सामान्य ज्ञान पूछते हैं, असामान्य ज्ञान नहीं पूछते हो। तो इस बात ध्यान रखिए, टेस्ट दे रहे हैं तो मार्क्स चेक ना करें, डिप्रेशन में ना आए बिल्कुल भी। PYQ में अगर आपके सभी सवाल सही हो रहे हैं तो यकीनन आप सही दिशा में हैं, आप उसे और बेटर कर सकते हो बस। ठीक है साथियों, 2 बात कर ली मैंने, ये तो रास्ता जी कैसे याद करनी है, और दूसरी बात टेस्ट देने ही नहीं देनी, या फिर देनी है तो किस अप्रोच के साथ देनी है हमें। ठीक है साथियों, अगली बात मेरी, हमें क्या टारगेट रखना चाहिए कि हम अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएँ। वैसे दोस्तों कोई भी एग्जाम हो उसकी कट ऑफ निर्धारित होती है उसके एग्जाम पैटर्न से, उसके पेपर से, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, इन सभी फैक्टर्स को उस पर बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। तो हम अभी से उसका आकलन कर पाए, हम इतने भविष्यवेता नहीं है, ना हम कोई जादूगर हैं कि उन चीज़ को अंदाजा लगा पाएँ। हाँ, लेकिन हम मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं, पिछली कट ऑफ के आधार पर अनुभव से हम अंदाजा लगा सकते हैं हम कितना स्कोर में लेकर चलना चाहिए। जैसे पिछली बार जनरल कट ऑफ गई 196 के अप्रोक्स, लगभग इतनी कट ऑफ गई थी, तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं पिछली बार पद बहुत थे, लगभग 25-20 हज़ार से ऊपर पद थे दोस्तों। इस बार सर पद बता रही है सरकार 10,000, हो सकता है DPSC होने के बाद पद बढ़ जाए और 20,000 समथिंग पहुंच जाए। ठीक है साथियों, जब पद बढ़ जाते हैं तो पेपर थोड़ा डाउन कर दिया जाता है, जब पद कम होते हैं और बच्चे ज़्यादा होते हैं तो पेपर का स्तर थोड़ा बढ़ा दिया जाता है दोस्तों। पेपर अगर पद कम आते हैं तो स्तर पेपर का थोड़ा बढ़ेगा, स्तर बढ़ेगा तो कट ऑफ जाने की संभावनाएं कम होती है। पेपर सरल आता है तो कट ऑफ जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती है दोस्तों। ठीक है साथियों, जाहिर सी बात है अगर पद कम आते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है। जैसे कि 10-15 हज़ार पद आते हैं तो जहाँ कट ऑफ पिछली बार 196 पर रही थी, इस बार कट ऑफ जाहिर सी बात है 10-15 नंबर ऊपर बढ़ेगी। 10 नंबर तो आप मिनिमम मान के चलो, उतनी कट ऑफ बढ़ेगी। तो आपको उस आधार पर तैयारी करनी है दोस्तों। पिछली कट ऑफ आप देख सकते हो आराम से, यूट्यूब गूगल पे जाओ, अपनी पुराना रिजल्ट निकालो, उसमें से आप कट ऑफ दिख जाएगी आपको। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उसके लिए। वैसे आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो तो उस जगह सही जगह टाइम वेस्ट करो। पुराने पेपर निकाल सकते हो, उसका अप्रोच देख सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम मैंने डाल भी रखा है, उसका अप्रोच आप देख सकते हो। ठीक है साथियों, तो आपकी जितनी कैटेगरी कट ऑफ है उसका 10 प्लस मान के चलो आप। मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, फिर आप अपने हिसाब से अपनी अपनी कैटेगरी में वो मार्क्स बढ़ा लेना। ठीक है, तो जैसे जनरल की कट ऑफ गई 196, तो यकीनन इस बार वो 210 के करीब छू सकती है अगर पद कम रहते हैं। तो पद कम रहे तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बढ़ेगी। तो आप अपना सेफ जोन लेके चले 220 नंबर का। आपको पद नहीं देखने कितने पद आ रहे हैं, आपको बस एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे 220 तक का मैटर कैसे भी करके नंबर लाने, उसके अंतर्गत मुझे 280 नंबर का मैटर कैसे भी तैयार करना है, उस नेगेटिव वगैरह काट पीट के मुझे 230-220 नंबर का मैटर कैसे भी कवर करना है। और 220-30 नंबर आने का मतलब दोस्तों आपको जैसे पद एक ही आए फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला सिलेक्शन से फिर। इसलिए दोस्तों पदों की चिंता ना करें, आपको चिंता करनी है मार्क्स की, आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों। और बिल्कुल निराश नहीं होना, बहुत शिद्दत से तैयारी करनी है, बहुत ईमानदारी से तैयारी करनी है, आराम से सिलेक्शन होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है कई बार हम हताश हो जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, और मुख्य 3 बातें मैंने आपसे कर ली है। और राजस्थान जी की क्यों याद नहीं होती मैंने बता दिया आपको। याद ना होने के कारण एक ही है दोस्तों, आपने मनन नहीं किया, मनन करना छोड़ दिया आपने।
जब तक आप मनन नहीं करोगे दिमाग में याद नहीं होगा दोस्तों कंटेंट। दूसरी बात दोस्तों, मेहनत करनी होगी, बहुत हद तक मेहनत करनी होगी, उस हद तक मेहनत करनी होगी जब तक आपका सफलता नहीं मिल जाती। आपको बिना मेहनत आपको कुछ नहीं मिलेगा, खपाना पड़ेगा अपने आप को। बिना अपने आप को खपाए कुछ नहीं होता दोस्तों। एफर्ट बहुत हद से ज़्यादा देने पड़ेंगे आपको, जब भी आप कुछ मिल पाती है। और एफर्ट दोगे तो यकीनन आपको मिलेगा। माँ सरस्वती अपना ऋण कभी नहीं रखती, मैं हर बार बोलता हूँ, हमारे गुरुजी बोलते थे, मैं भी आपसे बोल रहा हूँ, कभी नहीं रखती। फल मिलेगा आपको, बस आपको उस शिद्दत के साथ, उस नियामत के साथ तैयारी करनी पड़ेगी आपको दोस्तों, जब भी आपको उस चीज़ मिल सकती है। बहुत बड़ी बड़ी हवाबाजी नहीं करता हूँ, लेकिन वास्तविकता के साथ आपको जगाना चाहता हूँ कि बिना मेहनत का कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। पढ़ाई तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आप सोचो किस्मत के भरोसे कुछ हो जाए, कुछ नहीं होता। जब तक आपकी मेहनत जीरो है, किस्मत भी आपकी जीरो रहेगी। मेहनत बढ़ेगी तो किस्मत भी शायद अपना सहयोग दे सके आपको। तो पढ़ाई तो दोस्तों मैंडेटरी है, पढ़नी ही पड़ेगी। और मैं ये बोलता हूँ कि एक विद्यार्थी एक विषय के लिए एक किताब पढ़ के पास हो जाता है, लेकिन जो कई विद्यार्थी होते हैं ना, एक विषय के लिए 5 पर किताब लिया है, वो कभी सफल नहीं हो पाते। क्या करना था, मैं 10-10 किताब ला के एक विषय के लिए? लाइब्रेरी बनानी है कि अपने घर को, या फिर विद्वान बनना है तुम्हें? अगर सिलेक्शन चाहिए तो एक किताब से भी ले लोगे, विद्वान बनने के लिए 10 किताबें भी कम है दोस्तों। आप जाते दुकान पे, राशन जगह कोई किताब मिल गई उठा लाए उसको भी, साइकोलॉजी की मिल गई उठा लाए उसे भी। 2 किताब पहले पढ़ी आपके पास, तीसरी और लिया है। याद एक नहीं हो रही, 10-10 के पीछे भाग रहे हो। क्या करना है उस चीज़ों का? कोई तुक है क्या इन चीज़ों का? इसलिए बोलता हूँ बार बार, एक विषय के लिए एक कंटेंट चुन लो, उसके POI को सोल्व कर लो। कहीं नहीं अटक रहे तुम। नोट्स पढ़ रहे हो तो नोट्स ही पढ़ लो, POI को सोल्व कर लो। हाँ, अगर आपके पास टाइम बचता है उसके बावजूद तो आप किताब पढ़ो। टाइम नहीं है तो अपने आप को एफर्ट में मत झोंको फालतू के में। और भी विषय आपके पास, बहुत से कंटेंट आपके पास पढ़ने के लिए, उन सबको तैयार करना है, तो सबके लिए टाइम बचाना भी पड़ेगा, तभी हो पाएगी। आप सोचो एक विषय के पीछे पड़ जाऊँ मैं, तो वो और साथ छोड़ जाएंगी। और दूसरी बात एक और दोस्तों, कई साथी बोलते सर हमारे पास हमें इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश छोड़ दे क्या? मैथ नहीं आती, मैथ छोड़ दे क्या? ICT नहीं आती, वो छोड़ दे क्या? मैं आपसे अक्सर बोलता हूँ कि स्मार्ट स्टडी दोस्तों यही है। आपको कोई पोर्शन नहीं आ रहा तो आप उसे स्किप करो और उसका टाइम किसी और सब्जेक्ट को दो, जिससे कि आपका वो वैल्यूएबल कंटेंट और स्कोरेबल हो सके। आप 10-15 नंबर 20 नंबर की रिस्क लेकर चल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 90% सिलेबस कर लो आप, 100 के पीछे मत भागो। आपके सामाजिक ज्ञान आपसे याद नहीं हो रही, सिलेबस इतना बड़ा लेकिन आप उससे घुले जा रहे हो। क्या उचित उन चीज़ों का? याद भी नहीं होगी, स्कोरेबल है भी नहीं वो। और कोई सब्जेक्ट मान लो, इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं आती, छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? उसके पीछे क्या और सब्जेक्ट का टाइम खाओगे क्या आप? और सब्जेक्ट आपके पास याद करने के लिए, उससे पढ़ो आप, उसको कवर करो, जिससे कि स्कोर सुनिश्चित हो सके आपका। तो दोस्तों ये हमारी कुछ बातें हैं। मुझे लगता है सेशन काफ़ी बड़ा हो गया। इन सभी बातों के साथ मैं विराम देना चाहेंगे अपने सेशन को। मैंने आपसे 3 बात की आज, रास्ता जगह कैसे करें, तो उसके लिए 3 चीज़ बताई मैंने आपको। पढ़ना है, मनन करना है और उसे लिखना है, बस बार बार लिख के याद करना है। ठीक साथियों, जब भी आप पढ़े आप उसे मनन तो जरूर करना ही करना है। दूसरी बात टेस्ट सीरीज के बारे में, तो टेस्ट सीरीज देंगे आप केवल टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी वगैरह चेक करने के लिए, मार्क्स चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज नहीं देनी। मार्क्स टेस्ट किसी टेस्ट सीरीज, कोई टेस्ट सीरीज मान लो सरल है, उसमें अच्छे नंबर आ गए तो आप आसमान में चढ़ गए। टेस्ट सीरीज का प्रश्न थोड़ा स्तर हाई है, वो आपके स्तर का मैच नहीं कर रहा, वो डाउन, वो फिर आपके नंबर कम हो गए तो आप डिप्रेशन में चले गए। इससे आपकी जो ओरिजिनल पढ़ाई है वो बहुत इफेक्ट होगी दोस्तों। मैं तो कहता हूँ अभी टेस्ट नहीं दे रहे तो मत दो भी टेस्ट, क्या जरूरत तुम्हें टेस्ट देने की भी? जनवरी में एग्जाम है, आराम से नवंबर के बाद टेस्ट देना। अभी आप केवल PYQ सोल्व करो जितने ज़्यादा हो सके। बार बार बोलता हूँ, बाद में पछताओगे नहीं तो। अभी टेस्ट दे रहे हो, डिप्रेशन में चलेगी, 2 घंटे खराब हो गए तुम्हारे, पढ़ाई हुई नहीं पाई 2 घंटे तक। क्या करोगे 2 घंटे? फिर बस 2 घंटे खा गए तुम्हारा टेस्ट। हो 2 घंटे में तुम 2-4 पन्ने याद करते, वो और खा गया तुम्हारा। तो मत दो टेस्ट ऐसे, फर्जी कोचिंग हो गई। PYQ सोल्व करो केवल, मेरी ये नसीहत है आपको। अगर मुझे अपना भाई मानते हो तो मेरी बात मानो, मत दो टेस्ट, आराम से नवंबर दिसंबर में दे लेना। वो भी सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट चेक करने के लिए और एक्यूरेसी चेक करने के लिए, मार्क्स चेक करने के लिए नहीं। उनके पास कोई आपका स्तर नहीं है जो पेपर बनाते हो। वो पेपर कौन बनाते हैं वो भी हमें पता है, कैसे स्तर के लोग पेपर बनाते हैं, जिनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, उन्हीं कोचिंग में पढ़ते हैं वो बच्चे। उनसे बोलते हैं 10-10% बना के लाना, JK के, वो बना के लाते 10-10%, छाप दिए उसके अंदर, बस। ये होता है टेस्ट की सच्चाई।